कृष्णपुर नाम का एक साम्राज्य था जो कि बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल किनारे था। वो बहुत ही अजीब दुनिया थी। उस साम्राज्य में सिर्फ मत्स्य और मत्स्य कन्याएं ही रहते थे। भूपति साम्राज्य के प्रधान थे। एक दिन भूपति ने अपने मंत्री को बुलाया। क्या तुम्हें याद है कब मैंने तुमसे कहा था वो शक्तिशाली ताबीज लेकर आने के लिए? हाँ मुझे याद है महाराज, जब आप कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर आपने अभी तक नहीं बताया मुझे कि आपको इस ताबीज की क्यों जरूरत है। मैं कई दिनों से सपनों में देख रहा हूँ कि जब मैं सो रहा हूँ सिंधु शैतान आकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। वो ताबीज देकर वहां से चला गया। भूपति ने उस ताबीज को पहन लिया। इस ताबीज को पहन के अब कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरे साथ। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। एक इंसान ये सारी चीजें देख रहा था। सिंधु कौन है मंत्री जी, कृपया बताइए। वो बहुत कम ही लोग हैं इस साम्राज्य में जिन्हें इस बारे में पता है। वो ये कि कई साल पहले ये राज्य रानी सिंधु शासन करती थी। भूपति उनके पास काम करता था। ये साम्राज्य के कई सारी कीमती चीजें रानी को बिना बताए चोरी कर लेते थे और एक दिन उन्होंने ये साम्राज्य भी हड़प लिया। उन्होंने सारे सैनिकों को उनकी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ दिनों में रानी सिंधु को इस बारे में पता चला। मेरे कर्मचारी होकर भूपति तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। सैनिक इसे आकर बंदी बना लो, कैद कर लो। उनकी बातें सुन के सैनिक आ गए रानी सिंधु को कैद करने के लिए। अब मेरी बातें तुम्हारी बातों से ज्यादा कीमती है, इसे यहाँ से ले जाओ। उन्होंने रानी सिंधु को कैद कर लिया। जब सब सो गए एक दिन मंत्री जागे और मन मन में सोचने लगे, अगर रानी सिंधु जिंदा रहे तो खतरा बन सकती है। अगर उसे मार दिया जाए अभी के अभी तो फिर मैं राजा बन सकता हूँ। रानी सिंधु को वहां से ले जाकर उनका सर कलम कर दिया। फिर वो वहां से चले गए। सिंधु को जान से मार दिया और इस साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया। वो ताबीज इसलिए पहनते हैं ताकि शैतानों का आक्रमण से बच सके। पर एक बात जो किसी को नहीं पता है कि तुरंत रानी की मृत्यु के बाद रानी सिंधु की शरीर फिर से खड़ा हो उठा और अपना कटा हुआ सर को गले से चिपकाकर वो एक भयानक शैतान में बदल गई और तब से वो घूम रही है भूपति से बदला लेने के लिए। मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया और अपने साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी, पर तुमने मुझे भ्रमित किया और बाद में मेरी जान ले ली। वो भूपति की मृत्यु के लिए कई सालों तक इंतजार करती रही। एक दिन जब कोई आसपास नहीं था, सिंधु शैतान भूपति के कमरे के पास गई, पर वो अंदर घुस नहीं सकी। वो कुछ भी नहीं कर पाई उस तावीज की वजह से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने भूपति के गले में एक ताबीज को देखा। शायद उसे पहले से ही पता था उसकी मृत्यु के बारे में, इसलिए उसने ये ताबीज पहन लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक ये ताबीज साथ में है। और फिर वो गुफा की ओर चली गई। अब उसके उस ताबीज से कैसे निजात पाया जाए। एक दिन उस शैतान ने गौर किया कि भूपति अकेले ही अपने साम्राज्य में घूम रहा है। तुरंत वो एक खूबसूरत युवती में बदल गई और भूपति के करीब जाने लगी। भूपति ने उसकी खूबसूरती को देखकर कहा, कौन हो तुम और इस साम्राज्य में कैसे पहुंची? मैं परी हूँ। मैं आसमान साम्राज्य से आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ जमीन के नीचे की दुनिया को देखने के लिए। भूपति बहुत ही नम्रता से बात कर रहे थे उसके साथ। आओ मैं तुम्हें अपना सारा साम्राज्य घुमा के दिखाता हूँ। मेरे हाथ पकड़ लो और चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया, पर शैतान युवती के रूप में कहने लगी, ये मेरी दुनिया नहीं है, इसीलिए मैं आपको छू नहीं सकती हूँ क्योंकि आपके पास ताबीज है। जब उसने ये बात कही, बिना कुछ सोचे समझे भूपति ने अपना ताबीज निकाल फेंका। तुरंत वो लड़की हंसने लगी और एक भयानक शैतान में बदल गई। भूपति जो ये सारी चीजें देख रहा था वो काफी डर गया। कैसे विश्वासघात करना है ये मैंने तुमसे ही सीखा है। कृपया मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे मत मारो। वो इस बीच ताबीज को ढूंढने लगा। उसकी ताबीज उसके पास में ही मिल गया। जैसे ही वो ताबीज को उठाने जा रहा था, वो शैतान देख ली और अपने हाथ को तलवार में बदलकर उसके सर कलम कर दिया।
जब वामसी घर की सफाई कर रहा था तो उसके पास एक फोन आया। हेलो कृष्ण, सब बढ़िया ना? हाँ सब बढ़िया। वो मैंने तुझे सुजीत की शादी के बारे में फोन किया था। हाँ मुझे याद है। वो तो शाम में जाना है ना, हम दोनों साथ ही चलेंगे, तू आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर कृष्ण शाम 7 बजे अपनी कार में वामसी के घर पहुंचा। वामसी तैयार होकर बाहर आया और दोनों कार में जाने लगे। उनकी कार शहर से बाहर एक हाईवे पर दौड़ रही थी। हे कृष्ण, तुम इतना स्पीड में क्यों चला रहे हो? स्लो डाउन, मैंने सुना है कि यह हाईवे सेफ नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, ट्रैफिक में फंसे थे, पहले ही देर हो चुकी है। इतना कहकर उसने स्पीड बढ़ा दी। फिर वामसी ने हाईवे से कार को अंदर मोड़ लिया। हे व्हाट, तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? अरे दिस इज शॉर्टकट, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में आया था कि इस रोड पर बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कुछ नहीं होगा यार, चुपचाप बैठ। तभी एक दूसरी कार उस रास्ते से बहुत तेज रफ्तार से निकली और कृष्णा की कार का साइड मिरर तोड़ती हुई आगे निकल गई। ये दोनों सोचकर बेहद डर गए कि एक्सीडेंट ही हो गया और चीख पड़े। फौरन कृष्ण ने अपनी कार एक तरफ रोक दी। कृष्ण को उस ड्राइवर पर गुस्सा आ गया। ही इज गोइंग टू बी फिनिश्ड टुडे। ये कहते हुए कृष्णा ने अपनी कार को फिर से स्पीड से दौड़ाया। अरे छोड़ना यार, उसे जाने दे, मेरी बात सुन, धीरे चला, मुझे इसे सबक सिखाना है। इतना कहते हुए वो स्पीड से कार चलाता रहा। तभी अचानक उनकी कार में एक पेपर आ गया जिस पर लिखा था यू आर नेक्स्ट। वामसी ये देखकर घबरा गया। कृष्ण ने इसे सीरियसली नहीं लिया और उसने उस कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और उस कार ड्राइवर की तरफ देखा। वो कार ड्राइवर बहुत भयानक था। उसे देखकर कृष्ण और वामसी कांप से गए। कृष्ण डर के कारण बोल नहीं पा रहा था और उसने कार आगे बढ़ा दी। दूसरी कार पीछे ही रुक गई। अरे उस कार में ड्राइवर भूत की तरह लग रहा था। हाँ, यही देखकर मैं भी डर गया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। ये कहते हुए उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार सड़क पर आती दिखाई दी। उस कार को देखकर दोनों डर गए। अरे ये तो वही कार है जिसे हमने पहले देखा था ना, इतनी स्पीड से हमारी ओर क्यों आ रही है? इतना कहकर कृष्ण ने अपनी कार एक तरफ रोक दी, लेकिन वो कार सीधी आई और कृष्णा की कार को कृष्णा और वामसी खून से लथपथ कार से बाहर गिर पड़े। तभी एक शैतान उस कार से बाहर आया और कृष्ण की कार के पास गया। उन दोनों को देखकर, मैं कुछ लोगों की वजह से एक दुर्घटना में मर गया जो तुम्हारी तरह रैश ड्राइव करते थे। तुम जैसे लोगों की वजह से बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो गलत करेगा सजा भुगतेगा, जरूर भुगतेगा। शैतान कार में बैठा और चला गया। तभी कृष्ण और वामसी अपने शरीर पर घावों के साथ उठे और सड़क के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन किसी ने भी अपनी गाड़ी उनके लिए नहीं रोकी। तभी एक गाड़ी आई और वे उसमें सवार हो गए। थैंक्स, हम बहुत देर से लिफ्ट मांग रहे थे लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। लकीली आपने रोक दी। कैसे रुकते? तुम्हें देख जो नहीं सकते। वामसी और कृष्ण ने पूछा, क्यों? वो हमें क्यों नहीं देख सकते? हाँ, क्योंकि तुम दोनों 1 घंटे पहले मर चुके हो। कार ड्राइवर कोई और नहीं, वही शैतान था। उसने उन दोनों को पीछे पलट कर देखा। वो दोनों घबरा गए और रेयर व्यू मिरर में खुद को देखा। दोनों शैतान बन चुके थे। वामसी अपने घर पर सो रहा था। अचानक उसका फोन रिंग हुआ। सुबह सुबह किसका कॉल है? हेलो, कौन है? हेलो मिस्टर वामसी, मेरा नाम शेखर है। मैंने न्यूज़पेपर में आपकी प्रोफाइल देखी। हमारी बेटी ने आप में दिलचस्पी दिखाई है। अगर आप एक बार घर आ सके तो बैठकर आराम से बात हो सकती है। ओह आई सी, एक बार मुझे अपनी बेटी की फोटो भेज सकते हैं आप? वेल, आप निराश नहीं होंगे मिस्टर वामसी, मैं उसकी फोटो व्हाट्सएप करता हूँ, देख लीजिएगा। सामने वाले ने कॉल कट कर दिया। वामसी लड़की की फोटो आने का इंतजार करने लगा। तभी व्हाट्सएप मैसेज आया। जब उसने खोला तो एक तस्वीर दिखाई दी। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। लड़की की फोटो देखने के बाद, वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, सच में परी की तरह दिखती है।
मुझे इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने कॉल बैक किया। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैं अभी अपने दोस्त के साथ आपके घर आ जाता हूँ। नहीं मिस्टर वामसी, अभी नहीं। देर शाम आए तो ठीक रहेगा। मैं अभी अपने परिवार के साथ बाहर हूँ। ठीक है जी, मैं आने से पहले आपको कॉल करूंगा। वामसी ने उस कॉल को काट दिया और तुरंत अपने दोस्त रामू को कॉल किया। हे रामू, आज मैं एक लड़की देखने जा रहा हूँ। हमें वहाँ 8 बजे तक पहुँचना है। अरे यार, तुमने रात का समय क्यों रखा? क्या ये शैतानों की शादी है? यार, तुम तो हर चीज पर शक करते हो। उसका परिवार अभी घर पर नहीं है, इसलिए देर शाम मिलना है। ठीक है, चलेंगे। और बात बंद हो गई। कुछ समय तक लड़की की फोटो देखने के बाद वामसी ने फोन रखा और कुछ करने चला गया। तभी उस तस्वीर में लड़की का चेहरा एक भयानक शैतान में बदल गया। जैसे ही वामसी वापस आया, वो फिर से खूबसूरत लड़की में बदल गई। वामसी उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। देर शाम हो चुकी थी और 8 बजने में कुछ ही समय बाकी था। रामू वामसी के घर आया। दोनों वामसी की कार में बैठ गए। रास्ते में रामू ने कहा, अरे वो रहते कहाँ हैं? मैं नहीं जानता हूँ रामू। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। अब हम उसी पते पर जा रहे हैं। फिर वे उस पते पर बताई गई जगह पर गए, लेकिन वहाँ एक भी घर नहीं था। पूरी जगह वीरान थी और चारों ओर कब्रें दिख रही थी। वामसी और रामू को कुछ नहीं समझ आया। तुम यहाँ लड़की देखने आए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे लगता है हम गलत पते पर आ गए। रुको, मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ। और फौरन वामसी ने उस नंबर पर कॉल किया। ये नंबर आप जिस पर कॉल कर रहे हैं मौजूद नहीं है। जिसे सुनकर दोनों हैरान हो गए। अरे ये क्या, नंबर पर कॉल नहीं लग रहा। उसने फिर से नंबर कॉल किया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे किसी दोस्त ने तुम्हारा अखबार में ऐड देखकर प्रैंक किया है। मुझे एक बार उस लड़की का फोटो दिखाओ। वामसी ने अपने फोन पर लड़की का फोटो रामू को दिखाया। उस लड़की की फोटो की जगह एक शैतान की फोटो दिखाई दी। उसे देखते ही दोनों घबरा गए। बहुत गड़बड़ है, चलो हम यहाँ से निकले। जब दोनों कार में बैठने वाले थे तो दोनों ने वामसी को किसी को पुकारते सुना। वो आवाज कब्रिस्तान से आई थी। हैरान हो, दोनों 1 मिनट के लिए रुक गए। लगता है ये वही शैतान है। हमें इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वामसी कार में बैठकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। तभी वामसी को फिर से किसी ने पुकारा। दोनों ने पीछे देखा कि किसने पुकारा। पीछे की सीट पर एक शैतान बैठी थी। उस शैतान को देखकर, शैतान! पीछे की सीट पर बैठी शैतान ने अपने हाथ बढ़ाए और उन दोनों की गर्दन दबोच ली। शैतान के हाथों ने उनकी सांसें बंद कर दी और फिर